हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का सिलेबस, जो कि हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे न्यू सेशन की। तो ये सिलेबस जो रहेगा हमारा बेसिकली नीट के स्टूडेंट के लिए है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट अगर बायो पढ़ना चाहता है क्लास 11 क्लास 12 की बायो, तो यहाँ पे अच्छे से अपनी बायो को कवर अप कर सकता है। कोई भी कंपटीशन उठा लेना आप, किसी का भी, चाहे नीट का हो, बायो का पोर्शन आप इस लेक्चर से वहां पर खत्म कर देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो बेसिकली मैं आपका विक्रांत साह, बायो का टीचर, आपको बायो पढ़ाऊंगा। द लिविंग बर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है नीट 2027 के लिए। क्लास 11 का है चैप्टर, बहुत ही बेसिक से चलेंगे बेटा। अभी पेटी बांध दो, आराम आराम मेरे साथ इस लेक्चर के नोट्स बनाओ। बाकी मैं लेक्चर खत्म होने के बाद, इनकी पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद इन नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल विक्रांत साह बायो पे शेयर कर दूंगा। आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा द लिविंग वर्ल्ड में आपको पूरी डिटेल नोट्स कराएंगे, हैंड रिटन। हैंड रिटन बेटा पूरा आपको द लिविंग वर्ल्ड में पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स कराया जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स कराए जाएंगे आपको। उसके बाद इसकी डीपीपी, हर लेक्चर की डीपीपी आपको विक्रांत साह बायो के टेलीग्राम चैनल वहां पे मिल जाएगा। वहां से आप हर टॉपिक के 15 से 20 सवाल में दूंगा, वो आप करेंगे अच्छे से। तो जो क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है तो क्वेश्चन कमेंट्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। उसकी आंसर शीट मैं दूसरे दिन डालूंगा, अपना लोग देख लेना। ठीक है, सारे लेक्चर के नोट्स जो होंगे लेक्चर खत्म होने के बाद, जब पूरा चैप्टर हम फिनिश करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल विक्रांत साह बायो पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक जो है वो हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ऐप में जाके वहां पे सर्च करना विक्रांत साह बायोलॉजी, तो आपको वहां पे वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम इसकी एनसीईआरटी करेंगे और 100 क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। तो इससे क्या हमारा चैप्टर पूरा एक हमारे हाथ में होगा। तो चलो हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, जो आपने ऊपर देख लिया। चलो एक बार फिर डालते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक, द लिविंग वर्ल्ड यानी कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। लिविंग वर्ल्ड जीव जगत, क्या है ये हमारा जीव जगत है। जीव जगत है, क्या है, जीव जगत। बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, जीव जगत। अब जीव जगत को हम देखेंगे आज, जो कि लिविंग वर्ल्ड है। देखने से पहले हम इसका एक माइंड मैप लेके चलेंगे कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। ठीक है, आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। तो हम इस चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो है लिविंग फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग। ठीक है, क्या है व्हाट इज लिविंग। ये सुंदर सुंदर नोट्स आप लोग यहाँ से मेरे साथ बनाते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायो DIVER डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा टैक्सोनॉमी।
थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा टैक्सोनॉमी। फोर्थ टॉपिक है हमारा बेटा, फोर्थ टॉपिक रहेगा हमारा टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, ठीक है। एक हमने माइंड मैप ले लिया अपने चैप्टर का कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना। वैसे भौतिक लिविंग जो हमारा है एनसीईआरटी में बेटा नहीं है, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है, तो हम इसका ओवरव्यू लेके चलेंगे, थोड़ा बहुत इसको पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा इस लेक्चर में वो यही रहेगा, भौतिक लिविंग। तो आज हम देखेंगे भौतिक लिविंग। तो हेडिंग लगाओ बेटा, व्हाट इज लिविंग। आखिर लिविंग क्या है, कि लिविंग है क्या। आप अपने चारों ओर जिन चीजों को देखते हैं वो सारी चीजें बेटा आपकी लिविंग है। जैसे कि हमने एक प्लांट देखा, प्लांट भी आपका लिविंग है, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने अपने आसपास एक ऑर्गेनिज्म देखा जिसका नाम डॉग है, वो भी हमारा लिविंग है। हमने आसपास अपने एक पक्षी को देखा जिसका नाम है क्या, पैरट, वो भी एक लिविंग है। मतलब कि इस पृथ्वी पर यानी कि इस अर्थ पर जितनी भी चीज हम देखते हैं जिनमें सांस है, मतलब कि जो ऑक्सीजन ले रही है, वो हमारी सब चीज लिविंग है, ठीक है, सब चीज लिविंग है। अब हमको ये जानना है कि लिविंग की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, किन चीजों को हम लिविंग कह सकते हैं और किन चीजों को हम लिविंग नहीं कह सकते। तो चलो हम अपना देखते हैं। तो लिविंग देखने से पहले यानी कि व्हाट इज लिविंग देखने से पहले हम थोड़ा एक साइंटिस्ट देखेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी का व्हाट इज लिविंग चैप्टर स्टार्ट होने से पहले दिया है, जिसका नाम है अर्नेस्ट मेयर। तो इस लिविंग हेडिंग को हम थोड़ा नीचे कर देंगे और अर्नेस्ट मेयर को देख लेंगे। तो ये लिविंग है हमारी, इसे हम यहां कर देते हैं साइड में, और अर्नेस्ट मेयर को हम देख लेते हैं। लिखो, एक साइंटिस्ट थे हमारे अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। अगर आपको बेटा राइटिंग समझ में ना आए तो आप कमेंट में बता देना, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर को हमारा जो उनका बर्थ हुआ था वो 1904 से लेकर 224 तक ये रहे थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, ठीक है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, इसीलिए हम इनको कहते हैं क्या बताइए, द डार्विन ऑफ 20 कंट्री, ठीक है। ये हमारे साइंटिस्ट जो हुआ करते थे, ये हमारे 100
100 greatest scientists of all time, यानी कि 100 साइंटिस्ट में से एक थे हमारे अर्नेस्ट मेयर चाचा। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्हें हम ट्रिपल क्रोन भी कहते हैं। इन्हें हम ट्रिपल क्रोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें ट्रिपल क्रोन? क्योंकि इन्होंने 3 प्राइज लिए थे। इन्हें 3 प्राइज मिले थे, इन्हें 3 प्राइज का पुरस्कार दिया गया। तो नंबर 1 प्राइज इन्हें मिला था, नंबर 1 प्राइज इन्हें मिला था द बेल जॉन प्राइज, द बेल जॉन प्राइज। सेकंड प्राइज इन्हें मिला था इंटरनेशनल प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज। थर्ड प्राइज इन्हें मिला था, थर्ड प्राइज इन्हें मिला था क्रैफोर्ड प्राइज। बेल्जियन प्राइज इन्हें कौन सी ईयर में मिला था सर? बेल्जियन प्राइज इन्हें मिला था 1983 में, ठीक है। इंटरनेशनल प्राइज इन्हें मिला था जो था 1994 में। ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। अर्नेस्ट मेयर में आपको उतना याद रखना है, ठीक। और कार्लफोर्ड प्राइज इन्हें मिला था 1999, ठीक है। 1999 में ये कार्लफोर्ड प्राइज मिला था। अब हम अपना क्या करेंगे, हमने डार्विन चाचा कर लिए, मतलब कि हमने अर्नेस्ट मेयर चाचा कर लिए। अब हम करेंगे अपनी व्हाट इज लिविंग। अब आप लोग हेडिंग लगा लो व्हाट इज लिविंग। तो इस व्हाट इज लिविंग को हम यहां से उठाकर, इस व्हाट इज लिविंग को यहां से उठाकर इससे हम यहां ले आते हैं, इससे हम यहां ले आते हैं व्हाट इज लिविंग को। ये हमारी हेडिंग हो गई व्हाट इज लिविंग, ठीक है। अब देखेंगे अपना व्हाट इज लिविंग। तो व्हाट इज लिविंग को समझने से पहले हमें 4 चीज देखनी पड़ेगी बेटा। क्या क्या देखना पड़ेगा आपको? 4 चीज व्हाट इज लिविंग में देखनी पड़ेगी। एक ट्रिक्स है, ये समझो आपको व्हाट इज लिविंग में क्या क्या देखना पड़ेगा। G R M और C, GRMC आपको देखिए। G माने ग्रोथ, R माने रिप्रोडक्शन, M माने मेटाबॉलिज्म और C माने कॉन्सिक्वेंस। ये सब आपने क्या बता दिया? जो बच्चा क्लास 11th में है उसे इस चीज का कोई आइडिया नहीं होगा बेटा। यानी कि क्लास 11th में जो बच्चा आया इस साल, उसे इन चीजों का कोई आइडिया नहीं है, तो वो अपने आराम से बैठे नोट्स बनाए और मेरी क्लास का आनंद उठाए। लेकिन जो बच्चा ड्रॉप करे वो जानते होंगे कि GRM सर ने ये क्या किया है। जी माने ग्रोथ, R माने रिप्रोडक्शन, M माने मेटाबॉलिज्म और C माने कॉन्सिनियस। C माने कॉन्सिनियस। अब बेटा कॉन्सिनियस की स्पेलिंग मुझको बताइए। C माने कौन, CIOUOUSNESS CONSCIOU, ठीक है, OUUSNESS कौन सी। ठीक, अब हम देखेंगे ग्रोथ। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ।
व्हाट इज लिविंग को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियस को देखना है। ये चीजें हमारी सारी बेटा लिविंग में होंगी, यानी कि जहां पर सेल होगी वहीं हमारी होगी। अगर सेल है तो हमारी लिविंग है, अगर सेल नहीं है तो हमारी लिविंग भी नहीं है। इस चीज का आइडिया आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है, इस चीज का आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। तो व्हाट इज लिविंग में हमने डाली हेडिंग ग्रोथ। क्या ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी करेंगे, क्या ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी करेंगे? अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि कहेंगे या नहीं कहेंगे, पहले आप लोग यहाँ पे समझो तो हम देखेंगे कि हाँ हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे या नहीं कहेंगे। जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा, मतलब जो बच्चा क्लास 11th में आया उसे तो आइडिया ही नहीं है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉन्शियस क्या होता है, अर्नेस्ट मेयर कौन थे, व्हाट इज लिविंग, और तो असलों को व्हाट इज लिविंग नहीं जानता है क्या होता है। आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझते आगे की टॉपिक लेंगे, ठीक है। ग्रोथ तो क्या होता है बेटा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिखो ग्रोथ में, ग्रोथ में लिखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्रो बाय इंक्रीज मास एंड increase mass and increase number of cell. All living organisms grow, increase mass and increase in number of cells. जब सेल्स इंक्रीज करेंगी तभी हमारी ग्रोथ होती है। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, अभी भी डाउट है, इस डाउट को चलो क्लियर करते हैं। अब आपने देखा हुआ कि ग्रोथ है सर, ये एक रेत का टीला है, रेत का टीला। आप कहोगे कि सर ग्रोथ हमारी है वो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर सेल से करती है, तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ तो सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है तो हम ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बेटा ट्विस्ट है कि आपने एक रेत का टीला लिया, क्या लिया, रेत का टीला, और उसने देखा कि उस पर धीरे 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 ग्रोथ हो रही है, उस पर कंटिन्यूसली लगातार वो टीला बढ़ता जा रहा है। देखा होगा आपने, वो टीला लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक, जैसे आपने कोई सैंड, मतलब कोई एक बालू का टीला हो गया, कोई कूड़ा ले लो, जैसे ये कूड़ा है, कोई ये कूड़ा है, हम लोग आते हैं, पब्लिक यहाँ पे कूड़ा डालती रहती है, कूड़ा डालती रहती है, बहुत सारा उन्होंने कूड़ा जमा कर दिया, तो ये एक इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सर इसमें ग्रोथ हो रही है। हाँ बेटा इसमें ग्रोथ हो रही है, सर इसमें ग्रोथ हो रही है, ये कैसा कंसेप्ट है। लेकिन इसमें ग्रोथ इसके सरफेस पे हो रही है। अगर आपने नोटिस किया बेटा, आपने नोटिस किया तो इसमें ग्रोथ इसके सरफेस पे हो रही है, और इस बालू के टीले में भी ग्रोथ इसके सरफेस पर हो रही है, यानी कि
एक्यूमुलेशन ऑफ सरफेस। इसकी ग्रोथ, हमारी ग्रोथ जो है नॉन लिविंग थिंग्स में सरफेस पर हो रही है, और लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इंट्रिंसिक यानी कि अंदर की ओर से होती है। तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं, हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते हैं बेटा। लेकिन 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 ध्यान दो बेटा, लेकिन ध्यान दो, क्योंकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ अंदर की ओर से होती है, यानी कि सेल्स का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है बेटा। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर बट इंट्रिंसिक ग्रोथ, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ, intrinsic growth a defining feature, intrinsic growth a defining feature, intrinsic growth a defining feature। तो बताइए मेरे को किस किस बच्चों को ये ग्रोथ का कंसेप्ट बेटा समझ में आ गया, किन किन बच्चों को ग्रोथ समझ में आ गई, जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि सर मुझे ग्रोथ समझ में आ गई, कितनी आ गई और कितनी नहीं आई बेटा। यानी कि हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, फीचर नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉपर्टी शब्द थोड़ा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। PROPERTY। तो हम कह सकते हैं सर क्योंकि ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेत के टीले भी ग्रो करते हैं, कूड़े का टीला भी ग्रो करता है, माउंटेन भी ग्रो करता है, सैंड भी ग्रो करता है। इसलिए सर ग्रोथ हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ग्रोथ हमारी इन चीजों में सरफेस पे हो रही है, इनका आकार बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से कोई ग्रोथ नहीं है। इसलिए सर हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ आर डिफाइनिंग फीचर लिविंग वर्ल्ड में, यानी कि लिविंग में हमारी जो ग्रोथ होती है वो अंदर की ओर से होती है, ना कि बाहर की ओर से होती है। ऐसा आपने नहीं देखा कि आपके कांधे पर मैल जम जाए, यानी कि और आपका कांधा यहाँ से बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है। तो ग्रोथ का कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो आगे चले, ठीक है। अब देखेंगे हम यूनि, दो हेडिंग भी लिख लो, लिखो बेटा, दो हेडिंग लिखो। यूनिसेल्युलर ग्रोथ, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में growth and reproduction सेम होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखेंगे, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे पहले हम प्लांट की, बात करेंगे हम प्लांट की। तो प्लांट में ग्रोथ हमारी कैसी होती है? कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली लाइफ स्पैन, मतलब कि लगातार जब तक पेड़ जीवित रहता है तब तक उसमें ग्रो होती रहती है। अगर यही हम एनिमल की बात करेंगे,
तो इसमें ग्रोथ एक हमारी जो है सर्टेन एज तक होती है, मतलब कि 17-18 साल के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रोथ को खत्म कर दिया। ग्रोथ में आपका एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। ग्रोथ को लेकर अब आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सेकंड करेंगे हम रिप्रो, सेकंड है हमारा क्या, सेकंड है हमारा रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। तो आप लोगों ने क्या देखा? ग्रोथ को देखा। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैं लिखाऊं वैसे लिखना है आपको। ठीक है, रिप्रोडक्शन का जैसे मैं आपको डेफिनेशन कराऊं वैसे आपको डेफिनेशन करनी है। जैसे मैं अगर यहाँ पे हिंदी में लिखा रहा हूं तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखा रहा हूं मिक्स, मतलब मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में बायो समझाना चाहता हूँ, बायो आपकी नस नस में उतारना चाहता हूँ। ठीक है, तो लिखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी प्रोजेनी, अपनी प्रोजेनी इनकी संतान को उत्पन्न करना, उत्पन्न करना जिनके फीचर पेरेंट्स से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कुछ नहीं होता। रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अपने प्रोजेनी को उत्पन्न करें, उनके जो फीचर होती हैं अपनी पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन रिप्रोडक्शन को बेटा अभी हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या ये हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो चलो इसको भी हम पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। सेकंड होती है हमारी वर्कर बी। ठीक है, और होता है हमारा मीट। ये तीनों ही चीज बेटा आपकी लिविंग है, तीनों चीज आपकी लिविंग है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं करती। तो क्या हम इन्हें लिविंग नहीं कहेंगे? अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है तो क्या हम इसको लिविंग नहीं कहेंगे? लिविंग कहेंगे हम इनको बेटा, लिविंग कहेंगे। म्यूल क्या होता है? देखो म्यूल में क्या होता है, म्यूल में क्या होता है, एक मेल डंकी होता है। म्यूल में क्या होता है? एक मेल डंकी होता है एंड फीमेल हॉर्स होती है। वो आपस में मीट करके बनाता है, इसे मील कहते हैं। ये हमारा स्टेरॉइड है, मील हमारा स्टेरॉइड है। ये क्या? ये बेटा गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर, गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, गैमीट गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो हम कैसे लिविंग नहीं कहेंगे? ये हमारा लिविंग है। इसीलिए हम रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते। इसीलिए हमारा रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। तो लिखो रिप्रोडक्शन
is not a defining property. रिप्रोडक्शन इज अ नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कौन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये बेटा बोर्ड में भी पूछ लेंगे और नीट के एग्जाम में भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो थर्ड हेडिंग लगाइए बेटा मेटाबॉलिज्म। थर्ड हेडिंग लगाइए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में लिखेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन होती है। ऑल लिविंग केमिकल रिएक्शन होती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमारी बॉडी में सेल है, सेल्स के अंदर यानी कि हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर थाउजेंड ऑफ बेटा केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि कोई ए प्लस बी रिएक्शन लेके सी बना रही है, ठीक है। कोई एक्स प्लस वाई बनाकर जेड बनाए, मतलब हजारों ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है क्योंकि सेल्स का होना जरूरी है। केमिकल रिएक्शन जब ही होगी जब सेल्स होगी। तो ये बेटा लिविंग में ही हो सकती है हमारी केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन बेटा टेस्ट ट्यूब में भी हम कराते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी हम कराते हैं। तो लेकिन जो टेस्ट ट्यूब में हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं टेस्ट ट्यूब में, उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग थिंग्स नहीं कहते। जो भी टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्शन कराए बेटा, जो कि हम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं, तो इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग रिएक्शन नहीं कहते हैं। हम लिविंग रिएक्शन नहीं कहते हैं। इन्हें हम श्योरली यानी कि बट इन्हें हम लिविंग लिविंग थिंग्स, हाँ सही है का एक मिनट, हाँ लिविंग थिंग्स, सॉरी बेटा, इसे हम लिविंग थिंग्स नहीं कहते हैं, नॉट लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नहीं कहते हैं बट लिविंग रिएक्शन कहते हैं, लिविंग रिएक्शन कहते हैं। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, जो इन बिटवीन की टेस्ट ट्यूब में होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लिविंग थिंग्स नहीं कहते हैं, उन्हें हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड अ सेल, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो लिखो सेल का होना बहुत जरूरी है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन is a defining property. Cellular organization is a defining property. ठीक है। लास्ट देखेंगे हम अपना, लास्ट देखेंगे कॉन्सिनियस, लास्ट देखेंगे कॉन्सिनियस, CONSCIOUS कॉन्सिनियस में बेटा डाउट हो जाता है मुझको, हमेशा से डाउट रहा है बेटा। कॉन्सिनियस की स्पेलिंग में
मुझे हमेशा से डाउट है। ठीक है, तो आप लोग देख, इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कह सकते हैं लिविंग प्रॉपर्टी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हम कॉन्सिनियस को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कॉन्सिनियस एक सिंपल ऐसा है जो हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने होने वाली आसपास चीजों को क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। हम उसे रेस्पॉन्स देते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कॉन्सिनियस होता है, वो रेस्पॉन्स करता है अपने एनवायरनमेंट के प्रति। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट के प्रति वो रेस्पॉन्स करता है, स्टिमुलाई करता है बेटा, इसलिए कॉन्सिनियस हमारी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। लेकिन बेटा ह्यूमन एक अकेला ऐसा जीव है जो सेल्फ कॉन्सिनियस है, जो सेल्फ कॉन्सिनियस है। सेल्फ कॉन्सिनियस का मतलब होता है किसी ने आपको गर्म चिमटा छुआ दिया अगर, तो आप तुरंत झटका लगा, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया तो आपको तुरंत झटका लगेगा, कहीं आप चोट लग गई तो आपको तुरंत झटका लगेगा। मतलब सेल्फ कॉन्सिनियस, आप चीजों को समझना, ये चीज को हम समझ रहे हैं, सेल्फ कॉन्सिनियस। यही अगर एक एनिमल्स को उठा लें तो वो सेल्फ कॉन्सिनियस नहीं है। हाँ, कॉन्सिनियस तो है बट सेल्फ कॉन्सिनियस नहीं है। ह्यूमन एक ऐसा जीव है जो सेल्फ कॉन्सिनियस है। ठीक है, तो कॉन्सिनियस भी हमने कर लिया। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को लिखो बेटा। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को लिखो, नोट करें। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, उस लाइन को लिखो नोट करके। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, ठीक है, एंड सेल्फ SEL सेल्फ रेगुलेटिंग, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल of responding to external stimuli। ठीक है, ये हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा सेल्फ रेगुलेटिंग करता है, इवॉल्विंग करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरेक्टिव सिस्टम है, उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बेटा चलो क्लास को करते हैं मेन समाप्त। 40 मिनट हो गए हमें पढ़ती पढ़ती। आज का टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी। इनकी 3 पार्ट में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसकी एनसीईआरटी करेंगे अच्छे से और इसके 100 क्वेश्चंस करेंगे। 5 लेक्चर में चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाए। वीडियो अगर बेटा आपको इस लेक्चर से कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को अगर मिला है तो आप तो सीखिए ही, आप अपने दोस्तों को भी सिखाइए। तो दोस्तों में इस वीडियो को बेटा शेयर करिए,
लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कितना समझ में आया और कितना आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे और दा करिए।